सर इस सेक्शन में कुछ तस्वीरों पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं मैं आज पार्लियामेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के माफ कीजिएगा सांसदों के साथ मिलते हैं मंगलवार को, इसको मंगल मिलन कहते हैं। और अब 15 अगस्त आ रहा है तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चलता है। प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा, गृहमंत्री के हाथ में तिरंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में नड्डा जी। अच्छी तस्वीर है, सभी सांसद तिरंगा लहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, सभी लोग हैं। आप देखिए सारे सीनियर मिनिस्टर्स आपको पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। तो 15 अगस्त को वंदे मातरम गायन पूरा और सभी जी ठीक अभी बता रहे थे कि पहली बार होगा जब लाल किले से राष्ट्र गान के साथ राष्ट्र गीत भी गूंजेगा, वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से। ये भी पहली बार होगा, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब जज्बा बताता है प्रधानमंत्री मोदी का। आज मंगल मिलन था सब सांसदों के साथ, 15 अगस्त आ रहा है तो तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था और जिस तरीके से मतलब 15 अगस्त के दिन हर घर पे तिरंगा लहराता है, प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले से स्पीच होती है, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जो माहौल बना रहे हैं और सांसदों के अंदर कि भाई अपने अपने क्षेत्र के अंदर आपको जिस तरीके से जाकर करना है, काम करना है, जनता का तिरंगा के ध्वजारोहण करना है। और एक अच्छा है कि सब एक साथ है, एक साथ तिरंगा लहरा रहे। एनडीए के सारे इसके सांसद वहाँ उपस्थित है, तो एक अच्छा जेस्चर देखने को मिल रहा है। मैं केरल में देख रहा था, केरल में इस पर कंट्रोवर्सी हो गई वंदे मातरम पे। वहाँ की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि कांग्रेस सरकार ने, और लेफ्ट वाले उखड़े हुए कि कैसे हम तो 2 ही स्टैंजा गाएंगे। नहीं, देखिए उनका तो ठीक ही है, अपना अपना रुख है और उसको साफ साफ अगर बताएं तो अच्छा है। केरल में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का दबाव है वो बहुत खतरनाक है। जब आप सरकार में होते हैं तो कई बार आपको मानना पड़ता है, क्योंकि जो भारत का कानून होगा तो राज्यों पर भी लागू होगा, लेकिन जो पार्टियां होती हैं वो अपना एजेंडा है या कहें कि जो अपना रुख है वो उसको जाहिर करती रहती हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां तो पहले दिन से, और इस देश का अगर हिंदू मुस्लिम संघर्ष का इतिहास अगर उसको कोई सही से शोध करे, सही से उस पर लिखा जाए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बुनियाद जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उनकी वजह से पड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई बाबरी मुद्दा बन जाता या कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा बन जाएगा या ज्ञानवापी मुद्दा बन जाएगा, या देश में और भी मुसलमान इस देश का ऐसा नहीं कि मुद्दा बना ही देता, लेकिन पिछले जो जिसको कहते हैं ना कि आजादी के बाद से उनको जैसे तैयार किया गया, पाकिस्तान बंटने के बाद जैसे तैयार किया गया कि मुसलमानों का एक देश है पाकिस्तान और भारत में भी मुसलमान हिंदुओं से अधिक अधिकार के साथ रहेंगे, ये वो मसला है। वरना वंदे मातरम से कोई भी स्टैंजा निकालना, और मैं मतलब उसको दूसरी तरह से कहता हूं, दुनिया के कौन कौन से देश के लोग अमेरिकी टीम्स में शामिल होते हैं। मैं इसको उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा कि यहां कहीं कोई विवाद होता है क्या, वो अपनी टीम के लिए जब जहां जाते हैं तो उस टीम का जो भी उनका नेशनल एंथम रहता है उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन वंदे मातरम पर भारत में मुसलमान नहीं खड़ा होगा। वो नगर निगम की बैठक में भी पार्षद निकल कर चला जाएगा, विधानसभा में विधायक नहीं होगा, पहले ही निकल कर चला जाएगा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। अच्छा है कि वो जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी भूल सुधार करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। इससे सुंदर क्या दृश्य होगा कि तिरंगा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं, और ये और सुंदर होता कि सब एक साथ दिखते। एनडीए मंगल मिलन है, उसमें दिखे बड़ा अच्छा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी सांसद, सभी विधायक सब एक साथ, उसमें कोई हिब्बट होना ही नहीं चाहिए वंदे मातरम में और तिरंगे में। अब आपको दिखाते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग तस्वीर। कल दिल्ली में एनसीपी शरद पवार पार्टी की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार जी की बेटी, उनकी बेटी मतलब नातिन हो गई शरद पवार जी की, रेवती सुले, उनकी शादी के रिसेप्शन की पार्टी थी। अब इसमें राजनीति के हमारे सारे सितारे पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम और पार्टियों के नेता, सभी लोग वहां पर थे। संसद नहीं चल रही है, टकराव और कड़वाहट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां सभी लोग जो है एक टेंट के नीचे अच्छे से बैठे हुए थे। ऐसी तो हालांकि यहाँ कोई राहुल गांधी और अमित शाह का दुआ सलाम हो गया वैसा नहीं है,
कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई, या सोनिया जी और मोदी जी का आमना सामना हो गया हो तो वहाँ उनका नमस्कार हो गया हो? इस वीडियो में है कि वो दोनों ये एक जगह पर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। वो आपको अमित दिखाई दे शाह रहा है, जी वो, और राहुल गांधी। जो अभी इससे पहले जो आपने वीडियो चलाया था वो चलाएंगे, जिसमें अमित शाह जी खड़े हुए हैं। अब इसमें कैमरा घूमेगा तो उनके पीछे दाईं ओर आपको राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे। वो कट गया है इसमें वो, तो लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब एक ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं दोनों। एक ही लेकिन मुझे समय तो के उम्मीद हैं। नहीं है कि वहाँ कोई नहीं, वो वो उनका नहीं कोई हुआ उनका। शिष्टाचार भी मेरे ख्याल से आमने कोई सामने आमने हुआ होगा। नहीं, वो आसपास ये तो देखिए, बिल्कुल सोनिया थे, गांधी और इसमें आपको आसपास दिखाई दे रही बिल्कुल थे, लेकिन सोनिया आपस राहुल। में ऐसा लगता नहीं है कि राहुल उनके बीच में ऐसा ये देखिए कोई कितनी वार्तालाप दूरी है, हुआ। मतलब 10 फीट है मुश्किल। 10 बिल्कुल कदम नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं कि आपस में 5 कदम की दूरी पर थे एक दूसरे से, लेकिन कोई वहां पर अब 50 कदम भी हो तो सामान्य तौर पे ऐसे समारोह में तो मिल ही लेते हैं, चले सब लोग जाते हैं, चले जाते चले हैं जाते लोग। लेकिन यहाँ वो भी और नहीं था। ये सारी क्रेडिट जो है ना इस समारोह में जितने लोग हैं वो शरद पवार जी को देनी चाहिए आपको, बिल्कुल कि शरद पवार का एक ऐसा वो है राजनीतिक व्यवहार कि वो सभी दल में, कोई भी दल उनके खिलाफ उस तरह से नहीं जाता, और वहाँ पर मेरे ख्याल से सभी दलों के जितने संभव लोग थे वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। सर लेकिन ये सभी बड़े नेताओं के यहाँ होता है सर, कोई शरद पवार को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े नेता उनके यहाँ सब हंसते खेलते पहुँचते ही हैं, वहाँ सारा सब कुछ दूर हो जाता है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि शादी विवाह में एक वो वाला संबंध बन रहा होता है, दूसरा भी कभी कभी बन जाता है। ये भी सब भी लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे जाते हैं तो उससे क्या गुंजाइश बनी रहती है, मान लीजिए इधर से उधर जाना हो। वैसे ये अच्छा चित्र है किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल की वो कोई एकदम से दुश्मन हो जाना है, एकदम से मान लेना है कि नहीं, नेता के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर वो होता रहा है, और उसमें शायद एक ये भी भाव रहा है कि गांधी परिवार अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझता इसमें रहा, देखिए, फिर उनको लगा कि मोदी ने आके हमारा हक मार दिया। नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा फिर पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी सरकार में वाजपेयी जी और सोनिया गांधी के परिवार में अच्छे संबंध थे, और अगर वो इस वक्त बुरे हुए हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए ये भी हाँ, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आ गई इसमें, वो भी आप उसको भी आप देख लीजिए। ये पहले रिसेप्शन जून में ही मुंबई में होने वाला था, पहले ही शादी के बाद मुंबई में रखने का प्लान तय किया था, लेकिन तब ये तय हुआ कि कई लोग दिल्ली से आ नहीं पाएंगे उसके अंदर, तो फिर तय किया गया कि 2 महीने बाद सेशन का जब होगा, पार्लियामेंट्री सेशन का होगा, उस समय दिल्ली में ही रखेंगे। तो शरद पवार के घर पे रखा गया था 6 जनपथ पे, तो तब सारे लोग, मतलब प्रधानमंत्री भी आ पाएंगे या दिल्ली में जितने सांसद आते हैं, तो बेसिकली उस दृष्टिकोण से भी रखा गया था कि सेशन चल रहा है तो सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे पॉलिटिशियन दिल्ली में होंगे, तो सबको आना उस कार्यक्रम में आसान नहीं रहेगी। किनसे बात कर, रोहित पवार से बात कर रहे हैं? हाँ, रोहित पवार से बात कर रहे हैं। और रोहित पवार जो है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ समारोह बहुत बोलते रहे सादगी हैं। से करने चाहिए। पीछे पार्थ बहुत पवार छोटे खड़े हैं। समारोह करने नहीं, रोहित पवार भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, फिर भी लेकिन आपस में बातचीत। हाँ, वही इसमें देखिए जो कड़ी थी सबको, नहीं, उसमें मतलब बड़ा उनके मजेदार दोस्त किस्सा है, थे इस बातचीत का बड़ा मजेदार किस्सा है सर। रोहित पवार बात कर रहे हैं, पीछे पार्थ पवार खड़े, उसके पीछे शरद पवार की वाइफ खड़ी है, और वो पार्थ पवार से कहती है कि भाई शरद पवार पीछे बैठे हैं, मोदी जी को इधर आने दो, यहाँ खड़े होकर बात मत करो। तो पार्थ कहता है कि भाई रोहित बात कर रहे हैं, मतलब साथ में। फिर वो आके इशारे से रोहित को बोलती है, शरद पवार की वाइफ, कि भाई पीएम को शरद पवार जी के पास बैठने दो, आप यहाँ पर मतलब खड़े होकर बात मत करो। फिर वो रोहित पवार वहां से हटते हैं, फिर पीएम पीछे जाते हैं। वो देखो, वो पीछे रोहित देख रहा, पार्थ देख रहा है, उनकी मदर उनको बोल रही है पीछे। फिर वो आगे आती है, ये आगे को खड़े मत रखो, इनको हाँ, क्या बैठने दीजिए शरद पवार के पास। फिर बाद में वो पीछे आती है, देखो वो पीछे खड़ी है उनके, ये देखो वाटी वहां से, फिर वो इशारा करती है रोहित पवार को, फिर रोहित पवार उनको नहीं, ये इंटरेस्टिंग तो इसलिए होता है, कल ही तो मीटिंग हुई ना शरद पवार हाँ, सुप्रीम कोर्ट सारे में, सांसदों के उससे साथ पहले किए 2 घंटे 4 घंटे पहले, 4 4 घंटे पहले किए। मिले हैं वो। हाँ, तो अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रिश्तों में जो कड़वाहट है, या गांधी फैमिली और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में, शरद पवार जी के साथ वैसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। वही मैं कह अभी रहा तो हूं कि वो पता नहीं शरद कि पवार अभी को डिलीमिटेशन credit बिल इसलिए आए दे तो रहा उस पर शरद पवार जी नहीं, तो वो क्या अलग रोक हो रखते सकती है, हैं? वो अलग हो सकती है ना, वो बात अलग होगी राजनीति की बात। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि राजनेताओं को अपने जो समारोह हैं वो बहुत सादगी वाले और छोटे रखने चाहिए, इसका भी बहुत असर होता है सर। नहीं रखा था, निर्मला सीतारमण ने अपनी बेटी की शादी की थी, तो कितने मतलब घर के अंदर शादी की थी, किसी को इनवाइट नहीं किया था, निर्मला जी ने किया था। लेकिन ठीक है, अब शरद पवार के मतलब बेटी की शादी थी, तो इस बारे में ठीक है, गेट टुगेदर होता है, ये भी मुलाकात थोड़ा सा होती देखिए है। ना, वो थोड़ा सा व्यू पॉइंट मेरा अलग है भाई। कोई भी पिता, कोई भी भाई, कोई भी परिवार जो कमाता है, वो अंत में तो अपने बच्चे का विवाह, अपने बच्चे का कार्यक्रम, अपने यहाँ कोई कार्यक्रम उसको अच्छे से करता है।
नेता लोग भ्रष्टाचार बंद कर दें, पैसा कमाएं, अच्छे से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं, बहुत अच्छे से कोई शादी विवाह करना, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। बाकी हाँ, जब आप बहुत पैसा पानी की तरफ बहा देते हैं तब लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़। बाकी इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये अच्छी बात है, किसी बड़े आदमी की बेटी की शादी है तो लोग भी तो चाहते हैं ना कि उसमें जाएं, ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे, ज्यादा बड़ा इंतजाम होगा। अखिलेश यादव भी हैं, उनके साथ उनके वो, अब हमको लगता है अगर ये बारामती में करें तब तो पूरा ग्राउंड डाउन करेंगे कि अखिलेश यादव और सोनिया जी के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है। हाँ देखिए तो अच्छे, मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि सत्र चल ही रहा है तो वो इसीलिए रखा होगा ना कि सत्र है बहुत तो सारे सारे लोग सांसद जो अदरवाइज नहीं जा पाते वो इसमें आए हुए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी तस्वीरें हैं। खैर अब यहाँ राहुल गांधी और अमित शाह जी के बीच में भी हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत आए लो तो अच्छा था। खैर उसकी उम्मीद कोई कर नहीं रहा था। अगली खबर आपको बताते हैं, जाति जनगणना से जुड़ी हुई खबर। ये एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी है और उनका उसमें दावा ये है कि जाति जनगणना के 17 अगस्त से जो जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा लद्दाख से, उसमें देश की आबादी से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे और भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। अब जो खबर है वो ये कि जाति जनगणना में इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसको कह लीजिए तो मतलब पहले से कोई कंपाइल्ड जातियों की सूची ये एन्यूमरेशन करने वाले या कास्ट ये सेंसस कराने वाले जो लोग जाएंगे उनके पास नहीं होगी, या जो डिजिटल आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें जातियों का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि आप उसमें चुन लें कि भाई मैं ये हूं। वो ओपन एंडेड है, यानी लोगों से ही पूछा जाएगा कि आप बताइए आप किस जाति हैं, और वो जो जैसा चाहेंगे वो वैसे उसमें वो अंकित कर देंगे। 2011 में भी यही हुआ था, जिसने अपनी जो जाति बताई, जिन भी अक्षरों में बताई, जो भी स्पेलिंग बताई, वो वैसी की वैसी उसके अंदर लिख दी गई। 2011 का जो जाति जनगणना हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें 46 लाख जातियां जो है आ गई थी। इसीलिए आज तक वो आंकड़े जातिवार जनगणना की आज तक जारी नहीं किए जा सके। 46 लाख जातियां, मतलब लोगों ने अपनी जाति, उपजाति, गोत्र, सरनेम, जिसको जो जैसा समझ में आया उसने वैसे का वैसा लिख दिया। जो ओरिजिनल 1931 में अंग्रेजों ने जो पहली जाति जनगणना की थी ना, उसमें शायद 4700 जातियां पाई गई थी पूरे देश में, और अभी ये मैंने आपको बताया 2011 में कितनी हुई, 46 लाख 46 लाख से ज्यादा जातियां हो गई। अब जैसे कैसे होता है कि जैसे एक ही जाति के लिए किसी ने लिखा गुप्ता, किसी ने अग्रवाल, किसी ने बनिया लिख दिया, किसी ने शर्मा लिख दिया, किसी ने ब्राह्मण लिख दिया, किसी ने अपना गोत्र लिख दिया उसके नीचे। शर्मा में भी किसी ने SARM में लिख दिया, किसी ने SHARM में लिख दिया, किसी ने AA लिख दिया। तो इस तरीके से ये काम जो है हुआ। तो 2011 में 46 लाख आशंका जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वो ये उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 2011 की तरह ही किया जा रहा है, इसका मतलब। और उस पर कुछ लोगों ने मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलते हैं उन लोगों ने भी उसको शेयर करते हुए उस खबर को ये लिखा है कि ये सरकार सही नियत से कास्ट सेंसस नहीं करा रही है, और इस सरकार को तो कंपाइल करके बताना चाहिए कि भाई ये प्रमुख जातियां और इतनी जातियों में इतने लोग हमको इतने पाए गए। जैसे ये हुआ था कि पिछली बार का जो कास्ट सेंसस था उसमें कई इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब बातें जो थी वो सामने आई थी कि एक तो कोई मास्टर सूची नहीं थी एन्यूमरेटर्स के पास। दूसरा एक जैसे उसमें एक उदाहरण दिया गया था कि केरल के मालाबार क्षेत्र की एक मापिला कम्युनिटी है, तो ये 40 अलग अलग स्पेलिंग में दर्ज हो गई थी और वो 40 अलग अलग जातियां मान ली गई। इस तरीके की चीजें उसमें होती हैं। उसमें एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास आधिकारिक तौर पर SC ST OBC की अनुसूचित जाति की जो जातियां हैं वो 494 लिस्टेड है, लेकिन वहां कितनी जातियां पाई गई, 4,28,000 से ज्यादा। कितनी सरकार के पास लिस्टेड है, 494। ये तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि राज्य सरकारों के पास अधिकृत सूची होती है, और 99% ऐसी जातियां थी, 99%, जिनकी आबादी 100 से भी कम पाई गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इस बार भी यही होगा। नरेंद्र मोदी ठीक तरीके से, नरेंद्र मोदी सरकार कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है। तो अब ठीक है, मान लिया क्योंकि दबाव पड़ा था, लेकिन अब अगर 2011 की तरह ही करना है तो फिर 11 वाले ही आंकड़े भी मान लेते हैं। वो तो जारी नहीं हुआ। इस बार जो है 40 सवाल जो हैं इस जो फॉर्म होगा उसमें होंगे, मतलब डिजिटली। अभी लद्दाख में तो जो है वो फिजिकल फॉर्म्स हैं, लेकिन डिजिटली भी अब देखना होगा कितने सवाल हैं। लेकिन लद्दाख वाले उसमें 40 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं जातियों को लेकर, तो उसके हिसाब से ही होगा। और
उसमें खाली रखा गया है जाति का कि वो अपना उसमें भरे, ऐसे वो किया आप जा में सकता है से। क्योंकि राज्यों के पास जातियों की सूची होती है एक तरह से मोटे तौर पे, और वो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग होती है, तो उन सूचियों को कर ले और उसमें ये भी कहा जा सकता है भाई इसमें से आप शामिल हैं कि नहीं है, तो भी कुछ कम हो जाएगी मेरे ख्याल से कि उस तो वही आरोप लग रहा है ना कि वो ऐसा नहीं कर रही सरकार। सर लेकिन जाति आप बनाइएगा तो तो फिर हश्र जिसकी तो जो ये- मन करेगा वो लिखेगा। आप जाति बनाइएगा तो उपजाति भी लिखा, उपजाति लिखेगा तो उपजाति में भी उपजाति लिखेगा। ये मतलब इसमें आप रोक कैसे सकते हैं भाई? ये तो एक जो जाति आप कहते हैं उसी में कितने सरनेम्स आते हैं, आप उनको रोक पाएंगे क्या? और कोई अपने आप को कहाँ किस तरह से देखता है? एक ही जाति है, अलग अलग जगहों पर अलग हो जाती है, लिखते वो एक हैं, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। इसका तो तरीका यही था ना कि आप जिस संविधान की मूल भावना है वी द पीपुल ऑफ इंडिया करिए, जिनको आपको लगता है सामाजिक आधार पर डालना है उनको आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डालिए, सारी बाकी जातियां खत्म कर दीजिए। आपको समाज के तौर पर पहचान करना है आप करते रहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इसका कोई साहस नहीं कर सकता। फिर आप ये कहते रहिए कि 4000 जाति है कि 4 लाख जाति है। नहीं तो उसको क्लासिफाई करे ना सरकार। सरकार कैसे कर सकती है? सरकार कैसे कर सकती है बताइए? वही तरीका है जिस राज्य में जितनी मैं आपके पास मैं कह रहा हूं उसके अलावा भी यदि जब आप लिखवाना चाहेगा तो लिखवा ले। जब आप जाति को कहते हैं 5000 आरक्षण देते हैं तो क्लासिफाई नहीं करते। सर इसीलिए कह रहा हूं फलाना जाति को आप आज सामान्य है कल ओबीसी हो गई। जातियां इजाद तो की नहीं जा सकती, हाँ, वो तो इन्वेंट है। नहीं की जा नहीं सकती। कुछ तो होके हुआ ही होगा, वरना तो इतने ऐसी कोई जाति का था नहीं। हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था थी। नहीं तो वो क्लासिफिकेशन सरकार को ही करना पड़ेगा ना। सर भाई, सरकार जाति ये है, ये उपजाति है और इसमें ये अच्छा, उपजाति ये इस्तेमाल ये करना है। बताइए। अभी आरक्षण का लाभ भी आप दे रहे हो, एक उसमें भी तो जातीय बना एक रहे तो आप कर जहां दिए एक जहां छोटा सा इलाका हो और मतदाता समूह से जुड़ा हुआ वो अपनी मांग को लेकर जाए तो सरकार उनको बदल पाएगी क्या? नहीं, इनकी बात सुनिए जिन्होंने कहा सरकार जब आरक्षण देती है तो ठोक बजा के वेरीफाई करती है ना कि तुम हमारे पास तो ये 40 जातियां हैं, तुम इसमें आते हो कि नहीं आते हो। बस वैसे ही करते हैं। सर तो वो सरकार क्लासिफिकेशन करे तो सरकार। वो क्लासिफिकेशन तो अभी भी होता है। फिर इसमें 4 नहीं लाख होगा क्यों हो ना। जाएंगे? फिर क्यों इसमें 4 नहीं, इसमें साढ़े तो 4 लाख आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। नहीं जो लिख दिया नहीं होगा। जाति तो आपको जो कहेंगे वो लिखना ही पड़ेगा ना। आप अगर एक कैटेगरी में भी डालेंगे, जैसे ओबीसी है ना कैटेगरी, कहां कैटेगरी में भी यदि वो आप कह दे कि अपनी ये जाति जातियां के लिखी कॉलम हुई है, में क्या अपनी आप इस जाति जाति में है कि नहीं है? सर लेकिन वो तो वही आप या तो इसका कहिए नहीं- ना कि भाई जनरल हो गया है ओबीसी हो गया, ऐसे आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। हाँ, जनरल ओबीसी। आप कहिए ना कि भाई हम भारत के लोग एक जाति हो गई खत्म काम, लेकिन आप डरते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। या कहिए शरारत कर रहे हैं आप। सर समझ शरारत के नहीं भी- कर रहा समझ के हूं। भी मैं ना समझिए सीरियस वाली नोट पे बात कर रहा हूं। सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि आप जाति से बाहर आए, राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि आप जाति से बाहर आए। वो जाति लिखवा रहे हैं तो लिखिए जाति जम के, जितनी ज्यादा हो सकता है लिखिए और लिखिए। भाई क्या करना है, सरकार का काम है, करेगी वो। बताइए समीर जी। नहीं, मतलब सरकार ने मान भी ली लेकिन मतलब नतीजा ऐसा ही होगा जो जिसका कोई मतलब कोई उपयोग ही नहीं हो पाएगा देखिए उसका। सरकार के लिए मजबूरी है। सरकार ने रोहिणी आयोग बिठाया था ना, तो रोहिणी आयोग का गठन किया था सरकार ने, उसकी रिपोर्ट आ गई? राष्ट्रपति को सबमिट कर दी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रही अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। तो सरकार की मजबूरी है। सरकार तो ये भाई मधुमक्खी का छत्ता है। सरकार कभी इस मामले में छेड़खानी करेगी या इसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार जानती है कि इसमें जितना भी सुधार लाने की वो कोशिश करेगी, ठीक रहा उसके सर फूटेगा कि सरकार लोगों की जाति छुपा रही है, लोगों का अधिकार से वंचित करना चाहती है। किसी को आरक्षण मिल रहा होगा तो उसे आरक्षण से बाहर करना चाहती है। तो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सरकार को कटघरे में खनने का काम विपक्ष को मिले। सरकार जिस दिन नहीं करेगी, विपक्ष कह देगा कि साहब देखो सरकार अभी आपको जाति से बाहर कर रही है, जाति का वर्गीकरण छोटा कर रही है, और उसके बाद 2000 में आरक्षण खत्म करने की सरकार तैयारी कर रही है, और उसी आधार पर जनगणना कर रही है कि आपकी जाति पता नहीं पड़ता कि आपकी जाति को खत्म करना चाह रही है। तो सरकार कभी नहीं करेगी। सरकार जानती है कि आसान नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि 40 लाख जातियां दर्ज हो गई है, इस बार 48 लाख दर्ज हो जाएगी। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि भाई दर्ज कर लो, कोई अपने सर अच्छा, ठिकरा मत फोड़ो, बाद में देखेंगे क्या करना थोड़ा है। सा एक लाइन में सरल करते हैं। समीर चौगांवकर जी हैं, समीर चौगांवकर जी लिखेंगे चौगांवकर, क्योंकि ये गांव से किसी न किसी गांव से उठ के आए होंगे। तो हमारे यहाँ तो कैसे बना इसको थोड़ा और समझाते हैं। अब अंबेडकर जी हैं, उनको अंबेडकर नाम है लेकिन वो ब्राह्मण थोड़ी ना है, वो दलित हैं। उनको नाम ब्राह्मण का सरनेम लिखेंगे अंबेडकर लेकिन दलित। मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा त्रिपाठी लेकिन ब्राह्मण हिंदू ऐसे लिखूंगा ना, तो कौन रेख लेगा? या तो आप कहिए कि हिंदू मुसलमान फलाना फलाना, या तो आप कहिए कि सामान्य ओबीसी एससी एसटी। इसके अलावा आप कहेंगे तो पंडोरा बॉक्स है, मुझे आप रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक। आप उसमें मत लिखिए, हम बाहर कहेंगे।